नमस्कार। देश की बात में पहले बात पंजाब की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मुद्दा इस चुनावी राज्य में गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक को लेकर पंजाब सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड मेहताब सिंह गिल, गृह मामलों और न्याय के प्रधान सचिव जस्टिस अनुराग वर्मा शामिल होंगे। कमेटी को 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। एक याचिका दायर हुई है जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की गहन जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले की सुनवाई करेगा। बहरहाल आज प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें जारी की गई। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने पंजाब में हुए वाकये का ब्यौरा खुद मिलकर राष्ट्रपति को दिया है। उधर भोपाल में प्रधानमंत्री के लिए महामृत्युंजय जाप भी हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस हवन में शामिल हुए। दिल्ली में कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी ने पंजाब सरकार के 3 इंटरनल मेमो जारी किए हैं जो 1, 2 और 4 जनवरी के हैं। इसमें कहा गया है कि एडवांस में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार करें, धरने से रोड जाम हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि यह मेमो इस बात का सबूत है कि सुरक्षा मुहैया कराना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी थी और उनकी ओर से चूक हुई है। लेकिन इस बीच सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस मुद्दे से राजनीति चमकाई जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एनडीटीवी में कहा है कि वोटों को खोजा जा रहा था। तो बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पूरी तरह से पंजाब सरकार की थी। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर में पंजाब में क्या असर हो रहा है, आइए समझते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जगतार सिंह वरिष्ठ पत्रकार है पंजाब के, वो साथ ही संदीप दीक्षित डिप्टी एडिटर द ट्रिब्यून भी जुड़ेंगे। पहले जगतार सिंह जी के पास चलते हैं। सर, मैं आपसे पहले समझना चाहूंगी, कल से जब से वाकया सामने आया है, पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं, तमाम और चीजें हैं, क्या आंकलन आपका, क्या असर हुआ है? पंजाब के चुनाव पर इसका एक ही असर है और वो कल फिरोजपुर में जो पंडाल लगा था उसमें वो उससे पता चलता है, कुर्सियां खाली थी। सीधा इसका असर इसीलिए बीजेपी को जो चुनावी रणनीति है उस पर पड़ेगा। बीजेपी पंजाब में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी। पंजाब पहली बार है कि पंजाब में 5 कॉम्बिनेशन इलेक्शन में जंप किए और सडनली ये सामने आया कि पीएम अपनी विजिट कैंसिल करके वापस दिल्ली जा रहे हैं और उसके बाद ये कहा गया कि अपनी जान बचा के आए। मुझे ये समझ नहीं आई कि जान बचाने वाली बात क्या है, लेकिन वो आप इलेक्शन के असर की बात कर रहे हैं, मैं उस पर ही कंसिडरेट करूंगा। फिरोजपुर की रैली से क्लियर हो गया कि पंजाब में बीजेपी का कोई बेस नहीं है और पहले भी नहीं था। इस पार्टी ने कभी अपने दम पर कोई सीटें नहीं जीती। 97 ऑनवर्ड्स ये पार्टी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है और सीटें जीतती रही है। पहली बार है कि ये उस अलायंस से बाहर निकली और अपनी किस्मत आजमा रही थी। अब सिचुएशन स्पष्ट है पंजाब की इलेक्शन तक। मैं अपने आप को वही महदूद करूंगा। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि बीजेपी अपने यूपी की जो इलेक्शन है वो पंजाब से डिजाइन कर रही है, वो अलग इशू है। पंजाब में इसका आपको लगता है क्या वो भी एक इशू है? मेरे ख्याल में यूपी इलेक्शन इशू है, पंजाब इलेक्शन इशू नहीं है। इसमें बीजेपी के लिए जो कुछ सारे हिंदुस्तान में आज, मैं भी कामना करता हूं कि मोदी जी की आयु बहुत लंबी हो, सारा हिंदुस्तान कामना करता है, लेकिन इसे एक कैंपेन बना के पेश करना मेरे ख्याल में एक किसी और नैरेटिव की तरफ इशारा करता है। ठीक है, लेकिन इसको जगतार जी, इसको ये भी एक तरह से चूक के तौर पर भी देखा जा सकता है। और अगर आप आंकलन करें तो क्या ये बहुत बड़ी सियासी चूक हो गई है मुख्यमंत्री चन्नी से, ये भी समझेंगे। हमारे साथ संदीप दीक्षित जुड़ गए। संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपका जब से कल से पूरा वाकया सामने आया है, क्या असर पंजाब की राजनीति पर आप इसका देख रहे हैं? सबसे पहले जगतार वीरे को मेरा सत श्री अकाल। जगतार वीरे और डेफिनेटली जो जगतार कह रहे हैं कि एक दूसरा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। सुबह सुबह मेरे पास व्हाट्सएप पे एक भक्त का मैसेज आया, मोदी जी की जान पर हमला।
तभी से मैं समझ गया था कि अब ये जो है एक जो नेचुरली एक एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हुआ, उसको अब बढ़ाकर अब जान पे हमले की बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं था। और जैसा कि जगतार भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, एक्सपेक्टेशन था कि मोदी जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये होता है कि कोई प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं होता कि 2-2.5 घंटे एक तरफ जाए, फिर 2-2.5 घंटे दूसरी तरफ आए, वो भी बारिश में, और उसमें भी रिस्क था जरूर। तो इसलिए जो प्रिकॉशंस ली गई थी वो नॉर्मली अज्यूम किया गया था कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे। एंड उस बात को लेके और एक माइनर ब्लॉकेट को लेके उसको जान के हमले को कह देना, महामृत्युंजय यज्ञ होना मध्य प्रदेश में, और राष्ट्रपति से मिलना, तो जाहिर है कि ये एक अलग तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। और इसका टारगेट जाहिर है यूपी है, क्योंकि यूपी में एक अभूतपूर्व किसान एकता दिखाई दी थी यूपी और उत्तराखंड में, जिसमें कि सिख फार्मर्स और मुस्लिम जाट पीजेंट्स और हिंदू जाट पीजेंट्स ये सब यूनाइटेड हो गए थे 1 साल तक गाजीपुर में। तो उसमें एक दरार डालनी बहुत जरूरी हो जाती है अगर बीजेपी को दोबारा वेस्टर्न यूपी में खास तौर से अपना परफॉर्मेंस रिपीट करना है, या उत्तराखंड की तराई के एरिया में जो कि 7-8 सीटें काफी वैल्यूबल हो जाती हैं एक छोटी सी उत्तराखंड की असेंबली में। जी संदीप, मैं आपसे आप दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ और आप लोग उत्तर प्रदेश की ओर इंगित कर रहे हैं, और ये बहुत अहम हो जाता है। जगतार जी, क्योंकि ये मामला एक तरह से प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, उसमें चूक का है, क्यों ना इसे जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि, और चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पूरी बात सामने रखी, जिस तरह से बताया कि रात में 2-3 बजे तक वो पूरी कोशिश कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे। उन्होंने ये तक बताया कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट में बठिंडा स्वागत के लिए पहुंचे थे। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री रुके, इतनी देर तक रुके, और जो भी नैरेटिव अगर हम राजनीति में देखें सेट किया जा रहा हो, लेकिन अगर हम सियासी आंकलन चाहें मुख्यमंत्री चन्नी के लिए, क्या ये एक ये चूक है, सियासी चूक भी है? क्योंकि अगर पंजाब में फायदा ना मिले लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर फायदा मिलता है तो वो भी अपने आप में सियासी नुकसान तो कांग्रेस को है। देखिए, जो चूक टेक्निकल है उसकी तो एजेंसी जांच कर रही है। पंजाब में भी कमेटी बनाई है, सेंटर भी जांच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ये इशू गया है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब मोदी जी का प्लेन दिल्ली से उड़ा तब भी पता था कि बठिंडा में मौसम क्या होगा। आजकल तो 1 हफ्ता पहले सभी की जेब में मोबाइल पर अपनी वेदर रिपोर्ट होती है। सो कहना कि सडनली मौसम खराब हो गया इसलिए मोदी जी ने हेलीकॉप्टर से जाने के बजाय सड़क से जाना प्रेफर किया। जब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब मोदी जी ने लैंड किया बठिंडा में, उस समय फिरोजपुर में पंडाल में कुर्सियां बिल्कुल खाली पड़ी थी, वहां पे कोई इन्हें सुनने वाला नहीं था। दैट इज द बेसिक इशू। इनकी सुरक्षा सारे देश की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सारे देश की जिम्मेदारी होती है, और हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। लेकिन जो कुर्सियां ही खाली थी, तो अगर मोदी जी सीधे फिरोजपुर चले जाते, वहां से 20 मिनट की फ्लाइट है बठिंडा से सारी फिरोजपुर की, तो उसके बाद वहां पे क्या होता? क्या वो खाली कुर्सियां? मैं आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि सोशल मीडिया में कल से अगर हम देखें कांग्रेस के हैंडल से खाली कुर्सियां दिखाई जा रही थी, तो आज बीजेपी की तरफ से एक वो हैंडल से भी एक समर्थकों की तरफ से था तस्वीरें कि देखो ये भीड़ भी थी। तो कुछ वहां पे ऐसी तस्वीरें भी थी कि जब लोग मौजूद थे। तो आप लोग तो वहां पे मौजूद हैं, हुआ क्या था वहां पे? आपको जो लोकल वहां पे पत्रकार हैं क्या बता रहे हैं? वो ही बता रहे हैं कि यहाँ पे कुर्सियां खाली थी। वही लोग, मेरे पास सारी वो वीडियोस भी हैं जो बीजेपी वाले शेयर कर रहे हैं। उनमें वो वीडियोस भी हैं जो नॉन पंजाबीज हैं, जिन्हें ठेठ जो ईस्टर्न यूपी की हिंदी है वो बोल रहे हैं। उनकी ड्रेसेस किसी जैसे सेमिनारी की होती है वैसी हैं, वो लोग भी हैं। और दी ट्रिब्यून जो संदेश जी का पेपर है, उसमें आज खबर छपी है डिटेल्ड कि लेबर चौक से भी इन्हें लोग ले जाने के लिए किराए पे नहीं मिले। इनके अखबार की ही खबर है। ठीक है। जो हमारे लोकल पत्रकार हैं वो क्लियर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इन्होंने कितनी बसेस ऑर्गेनाइज की, और पार्किंग अल्टीमेटली फिरोजपुर में सिर्फ 500 बच्चों के लिए रखी। ये क्लियर इंडिकेशन है कितनी कुर्सियां लगी और कितनी इन्हें उल्टी रखनी पड़ी।
ठीक है। संदीप, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी उत्तर प्रदेश की ओर इशारा किया है, वहां पर इस पूरी घटना से कितना फायदा बीजेपी को या कांग्रेस को, कितना नुकसान, या किस तरह से आप आंकलन करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं जगतार जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा तो लोकल रिपोर्टरों ने एलआईयू का हवाला देकर कहा था कि 3035 लोग थे वहां पे, और स्टेज के 8-9 लोग और ले लीजिए तो 3044 बने। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में ये एक कोशिश है और एक कोशिश होगी, और ये कोशिश सफल होती है कि नहीं ये दूसरी साइड पे भी निर्भर करता है कि वो लोग किसानों को अपने साथ कितना लामबंद करते हैं और किसानों के मुद्दों को कितना जोर शोर से उठाते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है 2017 का, 2019 का यूपी में पोलराइजेशन का, तो ये पोलराइजेशन की एक और कोशिश है और इसका इम्पैक्ट उत्तराखंड यूपी दोनों में पड़ेगा। उत्तराखंड में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि 70 की छोटी असेंबली में 7-8 सीट में काफी मजबूत हैं सिख किसान और सिख भाई, तो वहां भी, और उत्तर प्रदेश की करीब 25-30 सीटों के करीब उस पर असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी सर, एक एडिशन में ऑफर देना चाहूंगा कि किसान स्ट्रगल की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो बीजेपी का नैरेटिव, डिविसिव नैरेटिव है, इसे कन्फ्रंट करने की थी। मेरे ख्याल में अब एक डिजाइन के अकॉर्डिंगली उस नैरेटिव को पंजाब को मलाइन किया जा रहा है, और उस ताकि ये उस जो डिविसिव नैरेटिव है उसे कन्फ्रंट ना कर सके। पंजाब, यूपी की इलेक्शन बीजेपी डिविसिव नैरेटिव से जीतना चाहती है, और जो किसान स्ट्रगल है वो उस नैरेटिव को काउंटर करता है, और वो नैरेटिव पंजाब से शुरू होता है। पंजाब बीजेपी का जो डिविसिव नैरेटिव है उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी ढाल है, इसलिए यहाँ लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब संदीप, एक अंत में सवाल, लेकिन पंजाब पे फिर आऊंगी। पंजाब के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि एक तरह से पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी के अग्रसर होने की जिस तरह से आंकलन एक तरह से सामने आ रहा था, चुनावी भाषण बहुत ठंडे से थे, उस लिहाज से इस वाक्य के बाद और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसे गंभीर मसले के बाद क्या असर पंजाब के चुनाव में? जगतार जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि, लेकिन आप लोगों की एक गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि आम आदमी पार्टी माझा की 23 सीटों में नहीं है और अपर दोआबा की करीब 40-50 सीटों में नहीं है। तो अपने हाई पॉइंट 2017 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी कंटेंशन में सिर्फ 50-60 सीटों में थी, जिसमें उसका बहुत अच्छा हिट रेट था और उसका करीब करीब आधी सीटें आ गई थी, जिससे लीडर ऑफ अपोजिशन हो गई थी। तो आम आदमी पार्टी एट बेस्ट विल बी, अगर हाई पॉइंट भी हो गया इनका तो एट बेस्ट होगा कि इनका अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी लेजिस्लेचर में। दे आर नॉट इन द कंटेंशन फॉर द पंजाब चीफ मिनिस्टर्स चेयर। जगतार हालांकि बेहतर बताएंगे जी। और दूसरा, अब चन्नी किस तरह इस मामले को संभालते हैं। इन्होंने बहुत ही जल्दी जस्टिस मेहताब सिंह गिल के अंडर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी कर दी, सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन पेश हो गई, तो ये अब एक कानूनी दायरे में जाएगा और उसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट किस तरह होगा, ये आने वाले वक्त में दोनों की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, ये हमको देखने को मिलेगी। अभी बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरफ ये बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा इस इंसिडेंट की वजह से। जी जगतार सर, आपका आखिरी, पंजाब पे क्या असर? पंजाब की सिचुएशन पहली बार कंफ्यूजिंग है। अभी कंक्लूसिवली पंजाब के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा। आपकी लास्ट इलेक्शन में बहुत बड़ी हाइप थी, उतनी बड़ी हाइप इस बार नहीं है, और उतनी बड़ी हाइप होने के बाद भी इनकी सीट सिर्फ 20 थी। कांग्रेस के अंदर अपनी लड़ाई खुद चल रही है। चन्नी जी एक तरफ, अकाली दल एक तरफ, आप, और तीसरी तरफ नवजोत सिद्धू के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस की डायमेंशन बड़ी अजीब सी है। तो इसलिए सारी सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है। जब तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं हो जाते तब तक मेरे ख्याल सिचुएशन क्लियर नहीं हो। चलिए, आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस आंकलन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से दो वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाब के, उनका यही कहना है कि अभी पंजाब पर क्या असर होगा, पंजाब चुनावी राज्य है, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन
इस पूरे वाकये का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में होता हुआ दिख रहा है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले हम जो कल का वाकया हुआ है उस पर एक चश्मदीद हैं जीरा सिंह, उससे बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने, वो सुनाते हैं। जीरा जी, आप थे यहाँ पर, ये थोड़ा क्लियर करें कि इस इलाके में इस फ्लाईओवर पे आप लोग कब पहुंचे? यहाँ तकरीबन 11:15 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे। और जब हम जा रहे थे, जो प्रधान जी ने बताया, हमने तो फिरोजपुर जाना था डीसी दफ्तर को। वहां तो आप देखिए थोड़ी दूर आगे 500 मीटर जाके पुलिस ने हमें रोका कि आप आगे नहीं जा सकते। तो हमने कारण पूछा तो वो बोले कि आगे प्रधानमंत्री जी की रैली है, तो आप वहां घुस के कोई गड़बड़ करेंगे। हमको रोक लिया तो हमें वहीं बैठ गए, हमने पूरा जाम लगा दिया क्योंकि आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो जाम लगने के कारण जितनी भी बीजेपी वालों की पीछे गाड़ियां आ रही थी, बसें आ रही, वो सभी रुक गई और यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। 12 बजे 11:15 से 12 के बीच में ये बंद हो गया था। अच्छा, आप लोगों को पता था कि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं? और अगर नहीं पता था तो आप लोग क्यों पहुंचे यहाँ पर? 11:30 ही बजे क्यों पहुंचे? पहले क्यों नहीं आए? नहीं, देखिए, हमारा तो जो धरने का टाइम होता है किसानों का, ये पक्का ही है कि 11 बजे इकट्ठा होते हैं सब गांव घर से और 11 बजे चलते हैं। यदि हमको ना रोकते यहाँ तो हमने तो डीसी दफ्तर पहुंच जाना था। तो आप एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एसएसपी आपको कहते हैं कि शायद प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है, तो आप उसको समझते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, जब 12:30 का टाइम था, 12:30 बजे एसएसपी ने बोला कि यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, तो लोगों ने और हमने ये बोला कि ये सिर्फ ये लाइन रोड क्लियर कराने के लिए हमको झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था क्योंकि 6 हेलीपैड बनाए, हमको ये मालूम था कि यहाँ जहाँ रैली कर रहे हैं वहाँ 6 हेलीपैड बनाए हैं प्रधानमंत्री के उतरने के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए। तो प्रधानमंत्री तो रोड से आएगा नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर से जाएगा। तो सभी लोगों को भी ये लगा कि पुलिस सिर्फ या जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के लोग हैं उनको आगे निकालने के लिए झूठ बोल रही है, सिर्फ इनका काम रास्ता खुलवाना है और कोई नहीं, इसलिए उसकी बात को किसी ने माना नहीं। कितने देर प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पे रुका रहा? ये तो हमको बाद में 3 बजे पता चला, अभी प्रधानमंत्री यहाँ आए भी थे, क्योंकि ये तो पूरा जाम था और गड्डी खड़ी थी, वहां से तो यहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। हमको तो ये भी मालूम ना आया, कोई नहीं आया, कुछ नहीं मालूम था। वो तो 3 बजे जब रैली खत्म करके वापस जाने लगे हम, तब यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि मोदी सचमुच यहाँ आया था। तब हमको पता चला अभी प्रधानमंत्री यहाँ आया था। तो ये इनके तरफ से बताया जा रहा है कि इनको जानकारी नहीं थी, यहाँ इनका प्लान था यहाँ आने का। ये कह रहे हैं कि ये महज इत्तेफाक है कि प्रधानमंत्री का भी यही रूट निकला, इनको इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। तो पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर भले ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पर सुरक्षा के जानकार इसे गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने बुधवार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दरार को लेकर चिंता जताई है। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि बठिंडा से फिरोजपुर जाते हुए प्रधानमंत्री का काफिला किन हालात में इस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट रुका रहा। इसकी जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि वहां प्रधानमंत्री की काफिला का रुकना एक संवेदनशील मसला है, इसलिए भी कि वहां से पाकिस्तानी सीमा बहुत पास है। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है, जबकि बिल्कुल बॉर्डर के पास, वहां से लगभग ओनली 20 किलोमीटर बॉर्डर है। प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज करना जहां पाकिस्तान कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था प्रधानमंत्री जी को, और ये एक बहुत बड़ी गफलत है। मैं समझता हूं ये नहीं होना चाहिए था। जानकार मानते हैं कि इस मामले में एसपीजी और राज्य पुलिस दोनों की जवाबदेही बनती है, खुफिया विभाग की भी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जो जरूरी कवायद होती है वह आधी अधूरी रही। खराब मौसम की चेतावनी नजरअंदाज की गई। दौरे से पहले जो सुरक्षा ड्रिल होती है उसकी भी अनदेखी हुई। दौरे से पहले रास्ता साफ करने का काम नहीं हुआ। अचानक 125 किलोमीटर से ज्यादा के सड़क मार्ग से सफर का फैसला किसने और कब किया? केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच जरूरी तालमेल की कमी दिखी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अंतिम फैसला हालांकि एसपीजी का होता है।
कॉन्टिजेंसी प्लानिंग भी एक चीज होती है। एसपीजी का एक अधिकारी वहीं पे रहता है जिसको पहले से मालूम था कि अगर वेदर खराब होगा तो ये रास्ता चुना जाएगा, और इसलिए उस रास्ते पे बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए था। और अगर मान लीजिए नहीं भी हुई तो वो जो उनकी स्पेशल टास्क फोर्स साथ में चलती है, जैसा राय साहब ने कहा था, उसको तत्काल उन प्रदर्शनकारियों को वहां से निकाल देना चाहिए था। लेकिन इस मामले में किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच रिपोर्ट के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। जितनी चिंता की बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दरार है, उतनी ही चिंताजनक इस मामले में हो रही राजनीति है। इससे बचा जाना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। आगे आपको बताएंगे, दिल्ली में एक दिन में कोविड के 15,000 से ऊपर मामले, संक्रमण दर भी 15% के पार। तो देश की बात में देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई अहम खबर आ रही है। कोविड को लेकर 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मामले यहां पे सामने आए हैं और दिल्ली में जो संक्रमण दर है वो भी 15% के पार हो गई है। साथ ही ये भी अहम है कि 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। ये ताज़ा आंकड़े। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास जाने की और उनसे समझने की कि वाकई में एकदम से इतना उछाल, ओमिक्रॉन का जिस तरह से स्थिति है, यही माना जा रहा था तेजी से पीक आएगी, तेजी से मामले बढ़ेंगे। शरद, जो ये अचानक बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से सरकार प्रशासन इन्हें देख रही है? निधि, पहले डेटा देख लें तो 4 जनवरी को जो डेटा आया था वो ये बता रहा था कि लगभग 5,500 लोग जो हैं संक्रमित पाए गए। फिर 5 तारीख यानी कल का जो डेटा आया था वो बता रहा था कि 10,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं, और आज जो है ये बता रहा है डेटा कि 15,000 से ज्यादा पॉजिटिव हैं। तो एक तरह से दिन दुनी रात चौगनी तरक्की जो है कोरोना के मामले में दिल्ली के अंदर दिखाई दे रही है। एक जो चिंता की बात और है वो ये है कि अभी तक ये दिखाई दे रहा था कि ये ज्यादा डेंजरस नहीं है या ज्यादा मुश्किल पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों के अगर हम आंकड़े देख लें मौत के, तो वो ये बता रहे हैं कि कल 8 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई थी, आज 6 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। इससे पहले जो लगातार ट्रेंड चला आ रहा था वो ये था कि या तो किसी एक शख्स की मौत होती थी रोजाना या मौत नहीं भी रिपोर्ट होती थी, तो ये ट्रेंड चल रहा था। तो चिंताजनक अब ये इसलिए हो गया है कि अब मौतों की संख्या भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अगर इसी तरह से मामले बढ़ते रहेंगे तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बोझ है वो जरूर बढ़ेगा। भले ही कितना कहा जाए कि सरकार तैयार है किसी को संभालने के लिए, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा और इस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ेंगे तो ये वाकई में चिंता की बात निधि हो सकती है, क्योंकि लगातार बहुत तेजी के साथ, इतनी ज्यादा तेजी के साथ हमने दिल्ली के अंदर मामले रिपोर्ट होते हुए कभी नहीं देखे। दूसरी लहर से भी कई गुना तेजी से ये नजर आ रहा है कि परसों 5,000 था, कल 10,000 आया, आज 15,000 आया, और आगे जो है अभी और आगे बढ़ने की इसकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि एक अच्छी बात निधि ये है इस डेटा में, वो ये है कि अभी 3-4 दिन पहले तक जहां 60-70 हजार टेस्ट हो रहे थे दिल्ली के अंदर रोजाना, आज करीब 98,000 से ज्यादा जो हैं टेस्ट हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और उसकी वजह से भी मामले निकल कर आ रहे हैं। लेकिन और अच्छी बात तब होती जब ये मामले इतने ना निकल के आते कि एक दिन में अगर 15,000 एक दिन में मामले निकल कर आ जाएंगे तो फिर अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी इसी तेजी से बढ़ता रहा, हालांकि अभी अच्छी बात है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मौतों की संख्या बढ़ रही है, वो एक जरूर चिंता की बात है कि कल 8 लोगों की मौत हुई। जानकारी के लिए वाकई में बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और जो बार बार कहा जा रहा है कि
ये ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा घातक नहीं है, इसको हल्के में ना लें, अपना ध्यान रखें। पैनिक की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपना ध्यान ज़रूर रखें, मास्क पहने और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। तो अब देश भर से जुड़ी हुई एक आपको कोरोना से एक खबर दिखाते हैं कि किस तरह से 10 दिनों के दौरान कोरोना के रोजाना मामलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हो रही है। 2 हफ्ते पहले 10% से ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या 2 थी, जो बढ़कर अब 41 हो गई है। कोरोना के रोज के आंकड़ों का ट्रेंड बता रहा है कि लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा मामले तीसरी लहर में रिपोर्ट होने वाले हैं। आंकड़ों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर दिखने लगा है। रोजाना के मामलों में बीते 16 दिनों में 18 गुना और 10 दिनों में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 27 दिसंबर को देश में कोरोना के 6,398 मामले, 28 दिसंबर को 9,195, 29 दिसंबर को 13,154, 30 दिसंबर को 16,764, 31 दिसंबर को 22,775, इस साल 1 जनवरी को 27,553, 2 जनवरी को 33,750, 3 जनवरी को 37,379, 4 जनवरी को 58,097 और 5 जनवरी को 90,928 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं 17 राज्यों के 41 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। 2 हफ्ते पहले तक महज 2 जिलों में हाल था। इसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम के 7 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले और दिल्ली के 4 जिले शामिल हैं। हॉस्पिटलाइजेशन कम है, आप भी सुन रहे हैं कि माइल्ड डिजीज है, आपके जानने वालों को भी माइल्ड डिजीज की बातें हो रही होंगी, लेकिन जब बहुत ही मात्रा में केसेस आएंगे तो ये थोड़े होते होते भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वहीं वैश्विक स्तर पर देखें तो जिस हिसाब से मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उस हिसाब से अस्पताल में दाखिले नहीं हो रहे हैं। पिछले 7 दिनों में औसतन अमेरिका में 4 लाख मामले आए, दाखिला हुआ करीब 90,000 का। यूके में मामले 1,73,000 आए तो अस्पताल में दाखिला करीब 12,000 का। फ्रांस में पिछले 7 दिनों में औसतन 1,58,000 मामले आए पर दाखिला 19,000 का हुआ। डेनमार्क में करीब 21,000 रिपोर्ट हुए मामलों में अस्पताल में करीब 800 को भर्ती करने की जरूरत पड़ी। बात सिर्फ ओमिक्रॉन की ही नहीं, घातक डेल्टा की भी मौजूदगी है, तो ओमिक्रॉन को लेकर आश्वस्त रहना ठीक नहीं। हमारा व्यवहार अगर ठीक रहा तो वायरस का बदलता आकार प्रकार व्यवहार ज्यादा असरदार नहीं होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। उधर मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की तादाद दोगुनी हो गई है, जिसमें 55% से ज्यादा हिस्सा अकेले प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर का है। सरकार सख्ती की बात कह रही है, लोगों से मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन जो रसूखदार हैं वो बच जाते हैं। भोपाल कलेक्टर और एडिशनल कमिश्नर बुधवार रात न्यू मार्केट पहुंचे और लोगों से मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने को कहा। आपको तो खा रहे थे, खाते में छूट है, आपका नहीं, सभी लोग खा रहे थे यहाँ पर, अगर का मूल लेकिन यहाँ पर मास्क है भी नहीं आपके पास। बिना मास्क घूम रहे 648 लोगों से 69,620 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ये दोनों का लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके साथी ये कहकर बच निकले कि वो कुछ खा रहे थे। भारत माता की। दूसरे दिन हमें सिनेमा हॉल में मिले, यहाँ भी समर्थक बगैर मास्क नारेबाजी कर रहे थे। भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। तो वहाँ बैठे थे, मैं तो क्या है शकरकंद खा रहा था, इसलिए मास्क लगाए हुए था। अब जैसे मैं बोलते में हटा लिया मास्क, ऐसे खाने में तो हटाना पड़ेगा ना। वो खाद्य सामग्री हाथ में लिए हुए हैं। अब पूर्व विधायक ही बगैर उसके कर रहा है तो क्या कोई कार्रवाई? वहीं कांग्रेस का आरोप है कि संक्रमण काल में भी रसूखदार छूट जाते हैं। आम आदमी पे 200 रुपए उसके पॉकेट से निकाल रहे हैं और नेता घूम रहे हैं। ये कहीं न कहीं चिंतनीय है और दुखद भी है। इससे कोरोना फैलेगा और आम गरीब आदमी इसकी जान जाएगी। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 1033 मामले आए हैं। राज्य में कुल 2,475 सक्रिय मामले हैं, जबकि संक्रमण दर 1.47% हो गई है। महीने भर में संक्रमण 7 से 33 जिलों में फैल चुका है,
लेकिन सैंपल औसतन 50 से 55 हजार ही लिए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि रोज 60,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल लिए जाने चाहिए। कोरोना को हराना है, वैक्सीन जरूर लगवाना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जैसे कई नारे सरकार ने दिए। अब सरकार कह रही है कि राज्य में लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें खुली जेल में रखने का प्रस्ताव है। लोग मानव बम बनकर न घूमें। लेकिन पार्टी अपने उन मानव बमों का क्या करेगी जो कोई नियम कायदे कानून नहीं मान रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आपको आगे ले चलेंगे कर्नाटक। यहां पर भी बढ़ते कोरोना पर नेता देते हैं नसीहत, खुद नहीं करते नियमों का पालन। कर्नाटक में एक तरफ सरकार कोविड संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू से लेकर भीड़ भाड़ पर रोक लगा रही है, तो वहीं सरकार और विपक्षी दल के नेता खुलकर इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। विधानसभा के बड़े हॉल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सरकारी कार्यक्रम में उमड़ी भीड़, तो नेता नसीहत देने समझाने आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर डीके कुमार, शिव कुमार, जिन्होंने खुद भी नियमों का पालन नहीं किया। विधान परिषद के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण। विधानसभा के मुख्य सभागार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कोविड प्रोटोकॉल का यहीं से मजाक बनना शुरू हुआ। कार्यक्रम खत्म होते ही डीके शिव कुमार के तेवर बदल गए। अचानक उन्हें कोविड नियमों का ख्याल आया। इसको भीड़ कहते हैं या नहीं? लोग यहाँ किसको इज्जत देने आए? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इन सब के खिलाफ जो लोग यहाँ मौजूद हैं मामला दर्ज करना चाहिए? होम मिनिस्टर को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने खुद ही बैठक बुलाकर वीकेंड कर्फ्यू से लेकर ऐसे दूसरे फैसले लिए थे, लेकिन आज वो अपने मंत्रियों के साथ इस प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते थे। न सिर्फ एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह में, बल्कि कैबिनेट की बैठक के बाद भीड़ देखी। There is no question of all that. They should follow the pandemic rules in the larger interest of the people of the state. If they are not interested in the interest of the health interest of the people of the state, it is irresponsible opposition. दूसरे कुछ राज्यों की तरह कर्नाटक में भी अचानक कोविड संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई। मुख्यमंत्री और मंत्रियों से लेकर विपक्षी दल के नेता जब खुद अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इनकी लापरवाही दूसरों को बेफिक्र बनाती है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने बुल्ली बाय ऐप मामले में मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नीरज को असम से गिरफ्तार किया है। आरोपी को दिल्ली लाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, इस मामले में ये जानकारी भी मिली है कि इस बुली बाय ऐप मामले का मध्य प्रदेश का कनेक्शन भी है। गिरफ्तार आरोपी 20 साल का नीरज बिश्नोई सीहोर में बीटेक सेकेंड ईयर का छात्र था। वो असम के जोरहाट का रहने वाला है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर इस पर और जानकारी दे रहे हैं। मुकेश, क्या क्या और डिटेल्स मिल रही है? क्या ये दिल्ली पहुंच चुका है? देखिए, बिल्कुल ये आरोपी दिल्ली पहुंच चुका है। नीरज बिश्नोई इसका नाम है और 21 साल उम्र है। ये असम के जोरहाट का रहने वाला है और इसने अभी फिलहाल ये बीटेक का छात्र है, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर के कॉलेज से बीटेक कर रहा था। इसके लैपटॉप से उन तमाम पीड़ित महिलाओं के फोटो मिले हैं, जिसके फोटो इसने बुल्ली बाय ऐप पर डाले थे। पुलिस के मुताबिक यही मास्टरमाइंड है और यही बुल्ली ऐप का क्रिएटर है। इसके साथ में ट्विटर पर इसने एक हैंडल बनाया था। उस हैंडल के जरिए भी लगातार ये महिलाओं
के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा था। तो इस तरह की तमाम जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है और फिलहाल इसको दिल्ली लाकर इससे लगातार पूछताछ जारी है और अभी कल हो सकता है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर थोड़ा और ब्रीफ करे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो बुलीबाय ऐप मामले का जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है नीरज बिश्नोई, उसको गिरफ्तार कर असम से दिल्ली लाया गया है। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।